नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार खरमास के बाद पलट जाएंगे। लेकिन अब सवाल किया जा रहा है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार पलटे नहीं। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने तैयारी तो पूरी कर ली थी, लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा दांव चला कि नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं। आपको बता दें, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार सब कुछ तय होने के बावजूद पलटी नहीं मारे। तो नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा महाखेला कर दिया है और बिहार में आखिर क्या हुआ है, आपको एक एक करके बताएंगे, खबरें भी दिखाएंगे, बयान भी सुनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में खरमास में हो क्या गया है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ सर, बिहार में खेला होगा नहीं होगा की खबरों के बीच ऐसा लग रहा है कि मानो बिहार में महाखेला हो चुका है। आपने भी दावा किया, वरिष्ठ पत्रकारों ने और भी कहा, और उसी के साथ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी कहा कि खरमास के बाद नीतीश कुमार पलटेंगे। अब सर खरमास बीत चुका है, लेकिन नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं पलटे, ये सवाल सबके मन में है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का दौरा कैंसिल कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली जाने के बावजूद नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की, उसके बाद जो एनडीए में खींचतान चली, ये जग जाहिर है। इसके बाद भी आखिर चाचा क्यों नहीं पलटे, आपको क्या लगता है? देखिए प्रियंका, अगर आप बिहार की सियासत को देखें तो वहां बहुत ज्यादा उठापटक पिछले 15 से 20 दिन से चल रही है और वहां पे कोई एक घटक दल नहीं है। वहां पे नीतीश कुमार के साथ आपको चिराग पासवान को भी देखना होगा, पशुपति पारस को भी देखना होगा, आपको लालू प्रसाद यादव का जो पूरा परिवार है उसको भी देखना होगा, क्योंकि सबकी मानसिकता क्या चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से शाम दाम दंड भेद और दमन चक्र चल रहा है उसको भी आपको दिमाग में रखना होगा। तो ये जो चीजें हैं जो बनती बिगड़ती रहती हैं और पर्दे के पीछे के जो खेल चल रहे हैं उस पर लंबी बहस भी हम कर चुके हैं, चर्चाएं भी कर चुके हैं कि नीतीश कुमार का अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो नीतीश कुमार दिल्ली में आए थे तो उनकी मीटिंग होनी चाहिए थी। मुख्य अलाइज है प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, भाजपा अध्यक्ष से उनकी मीटिंग होनी चाहिए थी, तो नहीं हुई। तो वो जताता है कि कहीं ना कहीं मामला ठीक नहीं चल रहा है। इसी बीच आपने देखा कि कुछ दिनों पहले चिराग पासवान के यहाँ ईडी के छापे लगे उनके करीबियों पे, तो उससे आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो खिचड़ी पक रही थी भारतीय जनता पार्टी ने उसकी आग बुझाने का काम किया और खिचड़ी अभी पकी नहीं है। इसके लिए आपको और इंतजार करना होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, अगर भारतीय जनता पार्टी के एंगल से भी आप देखते हैं, जो हम लोग मान के चल रहे थे कि 16 से 20 तारीख के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जानी चाहिए दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भी टल गई है। वो भी अब फरवरी में चली गई, फरवरी के पहले या सेकंड वीक में घोषणा होगी। तो तमाम चीजें अभी टल गई हैं और इन चीजों के टलने के पीछे आपको थोड़ा सा दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली में जिस प्रकार से अभी ट्रंप अमेरिका में शपथ लेंगे 20 तारीख को, और भारत के अमेरिका के जो रिश्ते पिछले दिनों बने थे, जो मोदी जी बड़े दावे करते थे ट्रंप के उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं, उनको न्योता ही नहीं दिया गया। तो उसमें भी कहीं ना कहीं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस मोर्चे पे है और ज्यादा दिमाग उस तरफ लगा हुआ है। इस तरह की भी चीजें हैं। दूसरी चीज, अगर हम वापस बिहार पे लौटते हैं तो एक जो बड़ा डेवलपमेंट पिछले दिनों हुआ है कि वहां पर नए गवर्नर जो आए तो वो ग्राउंड पे बहुत काम कर रहे हैं। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए, किस प्रकार से जो लोग विरोधी खेमे में है उनको तोड़ा जाए, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के अगेंस्ट में जाके लोग लालू प्रसाद यादव और नीतीश को मिलाना चाहते हैं, उस पुल को कैसे तोड़ा जाए, इस पे गवर्नर भी काम कर रहे हैं और उसकी सीधी रिपोर्टिंग अमित शाह ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि इस मामले पे थोड़ा ब्रेक लगा है। अब हम बिल्कुल ही ये कह दें कि अब कुछ नहीं होने जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है, और हम ये कह दें कि सब कुछ हो चुका है, अभी ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमें ये देखना होगा कि अगर प्रियंका बिहार की राजनीति को आप देखते हैं, जिस प्रकार से बिना कुछ बहुत ज्यादा मेहनत किए हुए समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली है,
कहीं ना कहीं बिहार में लालू परिवार भी उस चीज को सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो एंटी कॉम्बेंसी है उसका फायदा राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा दल वहां पे है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम आरजेडी करेगा, और उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी को लगता है कि वो अकेले सबसे ज्यादा नंबरों से जीत सकते हैं और वो पूर्ण बहुमत के आसपास पहुंच सकते हैं। अगर पूर्ण बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंचते, कुछ कमी रह जाती है, तो वो कुछ छोटे दलों को जोड़ के या कुछ इंडिपेंडेंट को जोड़ के सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। इस पर वो विचार कर रहे हैं। इसलिए वो नीतीश के आने या ना आने से बहुत ज्यादा चिंतित या खुश दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता सहज नहीं होगा। नीतीश कुमार आएंगे तो फिर वो दावा ठोकेंगे मुख्यमंत्री बनने का, भले ही उनकी सीटें कम रहे, वो फिर बार्गेनिंग करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चाहते हैं तेजस्वी यादव कि इस मामले से बचा जाए और चाचा को शहीद होने दिया जाए। जाहिर सी बात है सर, ऐसा लग भी रहा है कि चाचा शहीद होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव क्लियर हैं। उनके परिवार में भले ही उनकी बहन और लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव ऑफर पर ऑफर दे रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं और अब वो रिटायर्ड होने वाले हैं। सर, यहाँ पर मैं ये एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, फिलहाल जैसे अगर देखा जाए नीतीश कुमार की हालत बद से बदतर दिखाई दे रही, बेचारे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब आरजेडी भी जैसे पल्ला छुड़ा रही है और एनडीए में जैसे उनको साइड किया जा रहा है, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार का क्या होने वाला है? क्योंकि सर चिराग पासवान जैसे दूरी बना रहे हैं नीतीश कुमार से, जाहिर सी बात है कि दिल्ली से फटकार लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह के लिए बिहार अब नाक का सवाल बन चुका है। ऐसे में अमित शाह का बिहार ना जाना और बिहार में ईडी को भेज देना, आरजेडी के नेता आलोक मेहता पर छापेमारी करवाना, आपको क्या लगता है सर कि अमित शाह ने क्या नीतीश कुमार के खेल को फेल कर दिया है? क्योंकि सर यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो आलोक मेहता है, इनको लेकर सर ये भी खबर निकलकर सामने आई थी कि ये पुल का काम कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच। क्या ये सच्चाई है सर? इसीलिए आनंद फानन में छापेमारी करवाई गई, 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई सर। देखिए प्रियंका, ये हमारी पिछली डिबेट में भी ये बात आई थी और मैंने ट्वीट भी किया था बहुत पहले कि आलोक मेहता पुराने नेता हैं बिहार के, और उनके बहुत अच्छे संबंध नीतीश कुमार से भी हैं और लालू यादव से भी हैं। वही कहीं न कहीं इस बीच में दोनों को मिलाने के कार्य की मुख्य कड़ी थे, और उस कड़ी को ही भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया है, क्योंकि छापे ईडी के उनके यहाँ लगे हैं। तो अब वो थोड़ा शांत हो गए हैं और वो जो सारी प्रक्रिया चल रही थी वो लगभग बंद हो गई है। अब वो कब शुरू होगी, कौन उसमें बीच में शुरुआत करेगा, गुणा भाग ये सब चल रहा है। तो अगर आप जिस प्रकार से देखें, थोड़ी देर के लिए हम महाराष्ट्र में जाएं तो बीच में चर्चा चली थी कि भारतीय जनता पार्टी शरद पवार के जो 7 एमपी है उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसमें से 6 से बात हो गई है, 7वीं तो उनकी बेटी ही है। तो बाद में फिर जब शरद पवार का बयान आया तो बात हुई कि ये तो और भी गुस्से में है। तो कभी बीच बीच में ऐसा लगता है कि मामला ठंडा हो गया है, लेकिन वो फिर ज्वालामुखी की तरह फटता है। तो बिहार में फिलहाल मामला ठंडा लग रहा है, लेकिन सब शांत हो गया है ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में धीरे धीरे आग जल रही है, और वो कब फटेगी, कब घोषणाएं होंगी, कब क्या चीजें सामने आएंगी, इसके लिए अभी समय है। दूसरा क्या है कि बिहार में अभी इलेक्शन के लिए काफी समय है, और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल भी अभी दिल्ली चुनाव में लगे हुए हैं। अभी 5 तारीख तक दिल्ली में जब तक चुनाव नहीं हो जाते, मुझे लगता है सारी चीजें रोक दी गई हैं। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 8 तारीख को परिणाम आने के बाद तमाम चीजों पर दोबारा काम शुरू किया जाएगा, और अगला टारगेट भारतीय जनता पार्टी का और महागठबंधन के जो दूसरे अलाइज हैं उनका निशाना बिहार की तरफ होगा, क्योंकि दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव है, और वो एक बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश के बाद, जहां से केंद्र की सियासत सीधे सीधे टच करती है। आज कुछ भी हो के जो मोदी जी की दूसरी बैसाखी है वो बिहार से ही चल रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण राज्य बिहार होगा, राजनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण राज्य सिद्ध होने वाला है, और उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख के बाद अपने सब तर्कश जो है, तीर तर्कश और भाले जो भी है, कील कांटे तैयार करके वहां निशाना साधेगी। लेकिन 8 तारीख तक मुझे लगता है सब मामले टल गए, जब तक दिल्ली का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। जी
हाँ, यही लग रहा है सर, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह रैलियों पर रैली करने वाले हैं। फिलहाल सर, अगर बिहार की बात की जाए तो ये पशुपति पारस को लेकर क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से टूटता हुआ ही एक तरीके से नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा खाने पहुंचे थे, जब वहां पर पत्रकारों ने सवाल किया पशुपति पारस को क्या लेंगे अपने साथ, तो उन्होंने हामी भर दी है। तो क्या सर यहाँ से टूट की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि एनडीए में खींचतान है और पशुपति पारस कैसे साइड हो गए, ये तो सब जग जाहिर है सर। देखिए, जिस प्रकार से पहले चिराग पासवान को तोड़ के उनके चाचा पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने अलग किया, फिर वो लोकसभा सीट जीतने में कामयाब नहीं हुए तो चिराग पासवान जीत गए, तो चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने साथ में ले लिया, और उसके बाद अभी चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने की भी फिराक में भारतीय जनता पार्टी है। तो ये चीज पशुपति पारस भी समझते हैं और चिराग पासवान भी समझते हैं। अब आज की डेट में हालत ये है कि पशुपति पारस 250 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान 50 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये इस तरह से चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा सीधा फायदा किसको मिलेगा? ये सिर्फ वोट कटवा साबित होंगे और इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव लड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग क्षेत्रवाद में, धर्मवाद में, जातिवाद में बटे और उसका जो है भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो। भारतीय जनता पार्टी के हित में जाता है कि ये लोग अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं उससे ये भी बर्बाद होंगे और बाकी जो छोटे दल हैं उनको भी नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। जी, सही बात है सर। और देखा जाए नीतीश कुमार के पास 40% से ज्यादा वोट बैंक भी है, तो इसलिए हर कोई अपनी तरफ लेने की कोशिश भी करता रहता है। लेकिन सर यहाँ पर एक और पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपने सीटों की बात की है, तो दिल्ली के चुनावों में तो अलग अलग चाहती है भारतीय जनता पार्टी सब अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन बिहार में क्या होगा? देखा जाए नीतीश कुमार की अगर सीटों की बात की जाए तो ये लगातार विधानसभा चुनावों में घटती हुई नजर आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा है। अब की बार क्या होगा? पिछली बार तो 122 सीटें दे दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार क्या 122 सीटें नीतीश कुमार को बीजेपी देगी? और अगर 122 सीटें नीतीश कुमार को दे देगी तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? आपकी क्या राय है? क्योंकि एनडीए गठबंधन में हर कोई अपनी अपनी डिमांड कर रहा है सर। देखिए प्रियंका, अगर आप देखें ये फॉर्मूला समझने के लिए आपको थोड़ा सा महाराष्ट्र का रुख करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जो एनडीए के एलाइज थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम सीटें दी थी और वो बहुत अच्छी सीटें जीतने के बावजूद भी आज बाहर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बना के बैठी है और उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। सेम स्थिति आने वाले समय में हमें बिहार में दिखाई देती है कि चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे वो मांझी हो, जितने भी एनडीए के एलाइज हैं उनको बहुत कम सीटें देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसके बाद जो नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल होने के नाते अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और मजबूरी हो जाएगी नीतीश कुमार की कि वो कहीं नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके पास ना इतनी सीटें होंगी और ना कोई उनको लेगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि उद्धव ठाकरे को पहले लग रहा था कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और उद्धव ठाकरे हो सकता है कि दोबारा सीएम की रेस में आ जाए, कुछ नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलाइज के साथ सरकार बना ली और मजबूर कर दिया अजीत पवार और शिंदे को कि उनको चाहते ना चाहते भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पड़ेगा। अगर वो अलग भी हो जाते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी पार्टी को तोड़ देगी। अगर शिंदे भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके तमाम विधायक टूट के भाजपा में चले जाएंगे। तो अब वो चाहे और अनचाहे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पड़े हुए हैं। आप बताइए कि जो इतने दिन सीएम रहे हों, अब वो डिप्टी सीएम तो रबर स्टैंप होता है। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम की क्या हैसियत, क्या औकात है। तो इसीलिए क्या है कि सेम परिस्थिति एलाइज के साथ बिहार में बन सकती है, इसकी भी संभावना है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दमन चक्र और श्याम धाम दंड भेद के अनुसार चुनाव लड़ती है तो आरजेडी एक बड़े ग्रुप के रूप में आएगा तो सही, लेकिन उसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी ना बंधे और तमाम अलाइज को अपने साथ बांधे रखे, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी बिहार में करेगी। जी हाँ सर, भारतीय जनता पार्टी कोशिश भले ही कर रही हो, लेकिन नीतीश कुमार भी लगातार कोशिश पर कोशिश कर रहे हैं।
आपने सीटों के गणित की बात की तो कुल होती है 243, बहुमत ही 122 का होता है। अब यहाँ पर 122 सीटें अगर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी दे भी दे, तब भी नीतीश कुमार उस हालत में नहीं दिखाई दे रहे हैं एनडीए गठबंधन के साथ जाने के बाद कि वो उतनी सीटें जीत सके कि बहुमत को हासिल कर पाए। तो नीतीश कुमार की हालत खराब है और ऐसे में आरजेडी ने जो दांव चला है वो भी अपने आप में देखने लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने हमें बिहार को लेकर जानकारी दी, एक एक सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों बिहार में खरमास के बाद खेला नहीं हुआ। खबरें चलाई गई, बिग ब्रेकिंग चलाई गई, दावे किए गए, वरिष्ठ पत्रकारों ने बोला, राजनीतिक विश्लेषकों ने बोला, लेकिन नीतीश कुमार बेचारे नहीं पलट पाए। अब क्यों नहीं पलट पाए आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी खेल गई है। बिहार गृह मंत्री अमित शाह के लिए नाक का सवाल बन चुका है और इस नाक को बचाने के लिए अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से ईडी की छापेमारी की जा रही है, जिस तरीके से अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव आ गया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ब्रेक तो लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार की सियासत थम गई है। फिलहाल जो चर्चा हुई है, जैसे जवाब निकलकर सामने आए हैं, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार ने साफ कह दिया है कि बिहार में खेला होगा और अब ये कब होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो इस पूरी चर्चा पर, इन सवालों के जवाब पर आपको क्या लगता है? क्या नीतीश कुमार ना इधर के रहे ना उधर की स्थिति में फंस चुके हैं? इस पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।